हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAC 101 यानी लोक प्रशासन के दृष्टिकोण। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं, असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजिली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिनको आपने अपने एग्जाम में कवर कर लिया हमारी क्लासेस के साथ, तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को इजिली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAC 101 यानी लोक प्रशासन के दृष्टिकोण। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रश्न है कि नवीन लोक प्रबंधन सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी हमें ये बताना है कि जो आपका नवीन लोक प्रबंधन जो है, इसके सुधारों के क्या प्रभाव है, इसका विश्लेषण करना है। तो नवीन लोक प्रबंधन यानी आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसको हम NPM के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपकी एक ऐसी प्रशासनिक सोच है जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों को अधिक कुशल बनाना, पारदर्शी बनाना, उत्तरदायी बनाना और परिणाम उन्मुख बनाना। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत थी वो 1980 के दशक में हुई थी। इसमें आपका जो निजी क्षेत्र की जो कार्यशैली है, जैसे प्रतिस्पर्धा है, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन है, तकनीक का उपयोग है, नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं, इन सब पे ना विशेष जोर दिया गया था। तो वही आपका क्या कहलाता है, नवीन लोक प्रबंधन यहाँ पे कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सुधारों के लिए कौन कौन से आपके ऐसे प्रभाव है। तो लोक प्रबंधन जो है आपका नवीन लोक प्रबंधन, इसके सुधार के प्रमुख प्रभाव कौन से हैं? तो पहला प्रभाव है प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, यानी NPM सुधारों के कारण सरकारी विभागों में आपके जो कार्य करने की जो गति है और जो उसकी गुणवत्ता है, इसमें हमें सुधार देखने को मिला है। संसाधनों का किस तरीके से बेहतर उपयोग करना है, ये भी हमें देखने को मिला है। और अनावश्यक जो आपके खर्च है, इसमें भी कमी आई है। तो इस तरीके से प्रशासनिक दक्षता में हमें वृद्धि देखने को मिली है NPM के द्वारा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अगले प्रभाव की, तो अगला प्रभाव यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। यानी सूचना का जो अधिकार है, RTI, E-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से सरकारी कार्य अधिक आपके पारदर्शी बने हैं। अधिकारियों की जो जवाबदेही है वो पहले की तुलना में और भी ज्यादा यहाँ पे अधिक हुई है। यानी कि आपका जो पारदर्शिता है और जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी है। अगले प्रभाव की बात करें तो नागरिक केंद्रित सेवाओं का विकास, यानी पहले प्रशासन का ध्यान केवल आपका नियम का पालन करने पर होता था, जबकि आपका जो NPM है, इसके बाद क्या हुआ कि नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं और जो उनकी संतुष्टि है, इसको ज्यादा महत्व यहाँ पे दिया जाने लगा। तो ऑनलाइन प्रमाण पत्र, डिजिटल भुगतान और समयबद्ध सेवाएं जो है, इसका प्रमुख उदाहरण यहाँ पे माना जाता है। तो इस तरीके से नागरिक सेवाओं का यहाँ पे विकास हमें देखने को मिला, नागरिक केंद्रित सेवाओं का। वही अगले पॉइंट की बात करें या अगले प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे आपका अगला प्रभाव क्या कह रहा है कि तकनीक का अधिक उपयोग, यानी डिजिटल इंडिया, E-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसी व्यवस्थाओं ने यहाँ पे सरकारी सेवाओं को यहाँ पे सरल और तेज बनाया। इससे समय और लागत दोनों की ही हमें यहाँ पे बचत हुई। तो इस तरीके से तकनीक का अधिक उपयोग भी हमें देखने को मिला। प्रदर्शन आधारित कार्य संस्कृति, अगर हम इसकी बात करें, इस प्रभाव की बात करें, यानी प्रदर्शन आधारित कार्य संस्कृति की बात करें, तो सरकारी कर्मचारियों के कार्यों का जो मूल्यांकन है, उनके प्रदर्शन के आधार पर यहाँ पे किया जाने लगा। इससे जो उनका कार्य करने की जो जिम्मेदारी है और जो उनकी प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, इसमें भी हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिली, यानी वृद्धि देखने को मिली। वही अगर हम बात करें नवीन लोक प्रबंधन की सीमाओं की, तो देखो पहली सीमा क्या है कि लाभ पर अधिक जोर देता है। यानी नवीन लोक प्रबंधन ज्यादातर ये लाभ पर फोकस करता है, ज्यादा जोर ये लाभ पर देता है। यानी NPM में कई बार जो आपकी लागत है वो कम करने और लाभ को अधिक बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय और असमानता जैसे जो मूल्य हैं, इनकी उपेक्षा हो सकती है। वही निजीकरण की चुनौतियां भी देखने को मिलती है, यानी कुछ ऐसे सार्वजनिक सेवाएं हैं जिनका निजीकरण होने से जो गरीब और जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए सेवाएं यहाँ पे महंगी और कठिन हो सकती हैं। तो इस तरीके से निजीकरण की जो चुनौतियां हैं वो भी हमारे सामने आती हैं। वही अगला प्रभाव आपका क्या कहता है कि सभी क्षेत्रों में ये समान सफलता नहीं है, यानी समान रूप से ये सफल नहीं हो पाता सभी क्षेत्रों में, है ना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे जितने भी आपके क्षेत्र हैं, इसमें
केवल आपका जो निजी क्षेत्र जो है इसकी कार्यशैली को अपनाना हमेशा प्रभावी नहीं होता। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कर्मचारियों पर दबाव यानी प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के कारण ना कई बार कर्मचारियों के ऊपर अधिक कार्यभार का दबाव होता है, मानसिक दबाव भी इससे उनका बढ़ जाता है और तनाव भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन की वजह से जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके पास जो कार्यभार होता है, वर्कलोड जो होता है वो बढ़ता है, जिससे उन्हें जो मानसिक दबाव जो है या हम कह सकते हैं तनाव जो है या जो स्ट्रेस जो है वो हमें उनके अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि नवीन लोक प्रबंधन सुधारों ने लोक प्रशासन को यहाँ पे अधिक कुशल, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्र यहाँ पे बनाया है। और तकनीक के उपयोग और बेहतर प्रबंधन से सरकारी सेवाओं की जो गुणवत्ता है इसमें सुधार भी हुआ है। और इन सुधारों को लागू करते समय सामाजिक न्याय, समान अवसर और जनहित को भी यहाँ पे महत्व देना आवश्यक है। तो इसलिए नवीन लोक प्रबंधन आपका तभी सफल माना जाएगा जब यह दक्षता के साथ साथ जनता के कल्याण को भी सुनिश्चित करेगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि आपका नवीन लोक प्रबंधन जो है वो किस तरीके से प्रशासन को कुशल और पारदर्शी यहाँ पे बनाता है। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि सुशासन की चुनौतियां तथा मुद्दों का परीक्षण कीजिए। तो आप सुशासन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, इसको भी एक बार जान लेते हैं। तो देखो, सुशासन का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जो पारदर्शी, जवाबदेही, प्रभावी, न्यायपूर्ण और सहभागी तथा जनहितकारी हो। वही आपका क्या कहलाता है, सुशासन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को यहाँ पे बेहतर सेवाएं प्रदान करना, कानून का समान रूप से पालन कराना और विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना। तो वर्तमान समय में सुशासन की जो स्थापना है इसके मार्ग के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, जिनका समाधान जो है आवश्यक है, यानी इनका समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं सुशासन के सामने। तो यहाँ पे आपका पहली जो चुनौती है या हम कह सकते हैं पहला जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार जो है ना वो सुशासन की सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। रिश्वतखोरी, पक्षपात और सरकारी धन का दुरुपयोग विकास कार्य को प्रभावित यहाँ पे करता है तथा जनता का जो विश्वास है वो भी यहाँ पे ये कम करता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो पारदर्शिता की कमी, यानी कई सरकारी विभागों में निर्णय प्रक्रिया और योजनाओं की जो जानकारी है वो नागरिकों को सही समय तक यहाँ पे नहीं दी जाती, ठीक है। नागरिकों को समय तक यहाँ पे नहीं पहुंचती उन तक सही जानकारी, जिससे जनता को जो जानकारी है वो सही रूप से नहीं मिल पाती। तो पारदर्शिता की कमी भी हमें देखने को मिलती है सुशासन के सामने। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो जवाबदेही का अभाव, यानी जब अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते तब जो योजना है उनका सही ढंग से चालन नहीं हो पाता, ठीक है, क्रियान्वयन नहीं हो पाता और जनता को भी उसका जो लाभ है वो अच्छे से नहीं मिल पाता। वही अगली चुनौती क्या है कि लाल फीताशाही, यानी अधिक नियम होने की वजह से, जटिल प्रक्रियाएं होने की वजह से फाइलों में जो है आपकी जो अनावश्यक जो देरी है वो हमें होती हुई नजर आती है। नागरिकों को यहाँ पे समय पर सेवाएं प्राप्त करने से ये रोकती है। तो उसी तरीके से जो लाल फीताशाही जो है वो भी हमें क्या है, सुशासन के सामने बड़ी चुनौती है। वहीं अगर हम बात करें राजनीतिक हस्तक्षेप की, तो देखो राजनीतिक हस्तक्षेप में आपका जितने भी प्रशासनिक निर्णय है, प्रशासनिक निर्णयों में अनावश्यक जो राजनीतिक हस्तक्षेप है इससे निष्पक्षता और आपकी कार्यकुशलता दोनों ही यहाँ पे प्रभावित होती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि तकनीकी असमानता, यानी डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब वर्गों और अशिक्षित लोगों के पास तकनीकी संसाधनों तथा डिजिटल ज्ञान की कमी है, जिससे वे सरकारी सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। यानी तकनीकी असमानता भी हमें देखने को मिलती है, यानी ज्यादातर आपके जितने भी ग्रामीण स्तर पे जो लोग रहते हैं या गरीब वर्ग के जो लोग हैं या जो अशिक्षित लोग हैं, इनके पास तकनीकी संसाधनों की कमी है, डिजिटल ज्ञान की कमी है, जिससे सरकार की जो पूरी सेवाएं जो निकाली जाती हैं, समय समय पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका ये लोग फिर लाभ नहीं उठा पाते। ये भी सुशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। वहीं अगली चुनौती, आप अगले मुद्दे की बात करें तो सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, यानी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता के कारण समाज के सभी वर्ग समान रूप से विकास का लाभ यहाँ पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो सामाजिक और आर्थिक असमानता भी क्या है, आपकी सुशासन के सामने एक चुनौती है। वहीं अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की चुनौती, तो देखो अपराध, न्याय न मिलना या हम कह सकते हैं न्याय मिलने में देरी तथा कानून का समान रूप से पालन न होना भी सुशासन के मार्ग में एक बाधा है। तो कानून व्यवस्था के सामने भी या हम कह सकते हैं सुशासन के सामने कानून व्यवस्था की भी जो चुनौती है वो हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें सुशासन को मजबूत बनाने के उपाय कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पहला उपाय क्या है कि भ्रष्टाचार को कठोर
और ईमानदारी प्रशासन को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए, यानी भ्रष्टाचार पर हमें कठोर नियंत्रण करना चाहिए और ईमानदारी वाला प्रशासन को बढ़ावा देना चाहिए, तभी हम सुशासन को मजबूत बना पाएंगे। वहीं सूचना का अधिकार तथा डिजिटल शासन को अधिक प्रभावी बनाना है, नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है, नागरिकों की जो निर्णय प्रक्रिया है इसमें अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है और प्रशासनिक सुधारों द्वारा जो लाल फीताशाही है इसको कम करना है। वहीं आपका शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी सुधारों का अगर हम विस्तार करते हैं तो भी हमारा जो सुशासन है ये मजबूत बन सकता है। कानून का सम्मान और निष्पक्ष रूप से उसका अगर हम पालन करेंगे तो भी सुशासन जो है आपका मजबूत बनता हुआ नजर आता है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि सुशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इसकी सफलता का एक आधार है। भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही, तकनीकी असमानता, सामाजिक विषमता, ये सब इसके सामने क्या है, चुनौतियां हैं। यदि सरकार, प्रशासन और नागरिक हम सब मिलकर क्या करेंगे, पारदर्शिता, उत्तरदायी, जन भागीदारी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देंगे तो सुशासन आपका और भी ज्यादा प्रभावी बनेगा, और भी ज्यादा मजबूत बनेगा। इससे नागरिकों का जो विश्वास है वो भी बढ़ेगा और प्रशासन भी मजबूत होगा। और साथ में जो आपका देश है, देश का जो समग्र विकास है और जो समावेशी विकास जो है ये भी आपका प्रशस्त मार्ग हमें देखने को मिलेंगे, यानी मजबूत मार्ग देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि लोक और निजी प्रशासन, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और इन दोनों के बीच में जो समानताएं हैं इनकी भी बिंदुओं की जांच करनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आपके लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की, तो देखो प्रशासन यहाँ पे क्या है, प्रशासन का अर्थ कि किसी भी संस्था या संगठन के जो कार्य हैं उसको योजनाबद्ध ढंग से चलाना ही आपका यहाँ पे प्रशासन कहलाता है। तो प्रशासन मुख्य रूप से आपके दो प्रकार का होता है, पहला होता है लोक प्रशासन, दूसरा होता है निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन में ना आपका सरकार के द्वारा जनता के हित में कार्य किए जाते हैं, ठीक है, वही आपका लोक प्रशासन कहलाता है। वही आपका अगर हम बात करें निजी प्रशासन की, तो निजी प्रशासन क्या है कि निजी संस्था या किसी कंपनी के द्वारा जो व्यवसायिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए कार्य किए जाते हैं वही आपका निजी प्रशासन कहलाता है। तो दोनों का जो उद्देश्य है वो संगठन का प्रभावी संचालन करना है, लेकिन इनका जो कार्य है और जो कार्य करने का जो तरीका है, जो लक्ष्य है, ये भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से। तो देखो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में हमें अंतर देखने को मिलता है उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर की, तो लोक प्रशासन क्या कर रहा है, जनता की सेवा और कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनता की सेवा करना और कल्याण कार्य करना। वहीं आपका निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लाभ कमाना और व्यवसाय का जो विकास है उसको करना, वही आपका निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। वहीं अगर हम बात करें इनके स्वामित्व के आधार पर अंतर की, तो देखो लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन का स्वामित्व के आधार पर क्या अंतर है कि ये सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है। वहीं निजी प्रशासन निजी व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगपतियों के स्वामित्व में होता है। अगर हम बात करें उत्तरदायित्व के आधार पर इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो देखो लोक प्रशासन जो है वो जनता, संसद, न्यायपालिका और सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। वही आपका निजी प्रशासन मालिक, निर्देशक मंडल और शेयर धारकों के प्रति उत्तरदायी होता है। अब निर्णय लेने की प्रक्रिया के आधार पर भी इसमें हमें दोनों में अंतर देखने को मिलते हैं। लोक प्रशासन के जितने भी निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें आपके नियम, कानून और सरकारी प्रक्रियाओं का यहाँ पे पालन करते हुए निर्णय लिए जाते हैं। वही निजी प्रशासन में आपका शीघ्र और लचीले ढंग से यहाँ पे निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमें निर्णय लेने की जो पूरी प्रक्रिया है इसके आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर देखने को मिलता है। वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि वित्त का सूत्र, यानी इसके आधार पर भी हमें इनमें अंतर देखने को मिलता है। यानी जो आपका जो लोक प्रशासन जो है इसका जो वित्त है वो आपका ज्यादातर टैक्स, शुल्क और सरकारी आय से यहाँ पे चलता है। वही आपका निजी प्रशासन जो है वो निवेशक, बिक्री और लाभ से प्राप्त जो धन है इस पे निर्भर रहता है। वही अगर बात करें पारदर्शिता की, इसके आधार पर इन दोनों में क्या अंतर है, तो पारदर्शिता जो है इसके आधार पर लोक प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक जो जवाबदेही है वो आवश्यक होती है। वही निजी प्रशासन में आपकी जो व्यापारिक गोपनीयता है इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। वही अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताओं की अगर बात करें तो पहली समानता क्या है कि प्रबंधन के सिद्धांत। तो दोनों में ही क्या चल रहा है आपका लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में कि योजनाओं को बनाना है, संगठन करना है, ठीक है, निर्देशन, समन्वय, निर्णय जैसे जितने भी आपके प्रबंधन है
प्रबंधन के जो सिद्धांत है वो दोनों में ही आपके अपनाए जाते हैं। वही दूसरी समानता क्या कहती है कि मानव संसाधनों का उपयोग, यानी दोनों में योग्य कर्मचारियों की जो भर्ती है वो की जाती है, प्रशिक्षण किया जाता है और उनके कार्य का मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि कार्य कुशलता पे बल, यानी दोनों में ही आपका दोनों का ही जो उद्देश्य है वो उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त करना है। तो इस तरीके से इनमें हमें समानता देखने को मिलती है। वहीं अगली समानता क्या कहती है कि नेतृत्व का महत्व, दोनों में ही आपका प्रभावी नेतृत्व जो है वो संगठन की सफलता के लिए जरूरी होता है। आधुनिक तकनीक का उपयोग, यानी दोनों प्रशासन सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रणाली और ई प्रबंधन का उपयोग करते हैं। योजना और समन्वय, यानी दोनों में ही आपके कार्य को सफल बनाने के लिए उचित योजना और विभागों के बीच जो है समन्वय करना आवश्यक होता है। वही अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के उद्देश्य, उत्तरदायित्व, स्वामित्व, कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण अंतर है। फिर भी दोनों में प्रबंधन के जो सिद्धांत है, नेतृत्व, योजना, समन्वय और कार्यकुशलता जैसी जितनी भी आपकी समानता है अभी तक हमने जो जानी है, वो आज के समय में लोक निजी भागीदारी, यानी आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जिसको हम PPP के नाम से भी जानते हैं, इसके माध्यम से ना दोनों एक दूसरे के अनुभव का लाभ उठाकर बेहतर सेवा यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। इसलिए दोनों प्रशासनिक व्यवस्था जो है समाज और देश के विकास में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। यानी हमें बताना है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखो, लोक प्रशासन जो है वो शासन की वे व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को, योजनाओं को और कानूनों को यहाँ पे लागू करती है। तो ये सरकार और जनता के बीच में ना एक कड़ी का काम करती है, ठीक है, महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है, जिससे किसी भी देश का जो विकास है, जो सुशासन जो है, जो जन कल्याण है, उसमें भी आपका जो लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो हमें अधिक देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोक प्रशासन के अर्थ की बात करें, तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है यहाँ पे कि सरकार द्वारा जनता के हित में किए जाने वाले सभी प्रशासनिक कार्य क्या कहलाते हैं, आपके लोक प्रशासन कहलाते हैं। इसमें सरकारी विभागों का संचालन, कानून का पालन, योजनाओं का क्रियान्वयन तथा नागरिकों को यहाँ पे आवश्यक जो सुविधाएं होती हैं या हम कह सकते हैं जो सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध कराना शामिल होता है। वहीं अगर हम इसको सरल शब्दों में समझे, तो यहाँ पे जो सरकारी कार्यों को यहाँ पे व्यवस्थित और प्रभावी और जनहित में संचालित करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो ही आपकी लोक प्रशासन यहाँ पे कहलाती है। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन के स्वरूप की। तो देखो, लोक प्रशासन जो है इसका जो स्वरूप है वो बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत ज्यादा बहुआयामी है और इसके कुछ ऐसे स्वरूप जो है वो हमने यहाँ पे आपको दिए हैं। तो चलिए एक एक करके थोड़ा समझते हैं डिटेल में। तो पहला स्वरूप क्या है कि लोक प्रशासन का स्वरूप पहला क्या है कि जन कल्याणकारी स्वरूप, यानी लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनता का कल्याण करना, चाहे फिर वो आपका जितने भी अलग अलग जो क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सामाजिक सुरक्षा हो और विकास हो, इन सबसे जुड़े हुए योजनाएं यहाँ पे बनाना, उनको चलाना, इसी के माध्यम से होता है, लोक प्रशासन के माध्यम से, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है आपका सेवा प्रधान स्वरूप, यानी लोक प्रशासन जो है वो जनता की सेवा के लिए यहाँ पे कार्य करता है, नागरिकों को यहाँ पे आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं भी यहाँ पे उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो लोक प्रशासन का प्रमुख दायित्व क्या है कि जनता की सेवा के लिए कार्य करना, नागरिकों की जितनी भी सुविधाएं हैं, आवश्यक सुविधाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उनको उपलब्ध कराना। वहीं अगर हम बात करें अगले स्वरूप की, तो गतिशील स्वरूप। गतिशील स्वरूप से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि जो लोक प्रशासन जो है ना, इसके अंदर ना बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी समय, समाज और तकनीक के अनुसार लोक प्रशासन में परिवर्तन होता रहता है। नई चुनौतियों के अनुसार प्रशासन अपनी कार्य प्रणाली में यहाँ पे सुधार करता है, तो वही आपका गतिशील स्वरूप यहाँ पे कहलाता है। अब हम बात करते हैं उत्तरदायी स्वरूप की, यानी लोक प्रशासन सरकार जो है वो संविधान और जनता के प्रति यहाँ पे उत्तरदायी होता है, इसे अपने कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखनी होती है, तो वही आपका उत्तरदायी स्वरूप यहाँ पे कहलाता है। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक स्वरूप, यानी लोक प्रशासन में जो योजना है, संगठन है, समन्वय है, नेतृत्व है और नियंत्रण जैसे जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांत है, इनका उपयोग किया जाता है, साथ ही व्यवहारिक अनुभव को भी यहाँ पे महत्व दिया जाता है। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके अगले पॉइंट की,
तो लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, यानी लोक प्रशासन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्य आते हैं, जैसे आपका सरकारी नीतियों को बनाना यानी उनका निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना यानी उन्हें लागू करना। वहीं दूसरा कार्य क्या है कि सरकारी विभागों और कार्यालयों को चलाना यानी उनका संचालन करना। वित्तीय प्रबंधन यानी आपका जो भी फंडिंग जो है, ठीक है, उसको मैनेजमेंट को उसको देखना, वित्तीय प्रबंधन को देखना। साथ में एक बजट तैयार करना। इसके साथ साथ आपका कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना और प्रबंधन करना। कानून व्यवस्था बनाए रखना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और परिवहन जैसी जितनी भी आपकी सार्वजनिक सेवाएं हैं इनका संचालन करना। आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को चलाना। ई शासन यानी आपका जो डिजिटल प्रशासन है, इनको नागरिक की जो सेवाएं हैं उनका विकास करना, डिजिटल प्रशासनों को चलाना, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित जो भी आपके कार्य है उनको भी देखभाल करना, उनको भी चलाना। और केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच में भी एक अच्छा जो समन्वय जो है, ठीक है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित करना। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे लोक प्रशासन के महत्व की, तो यहाँ पे आपका लोक प्रशासन का महत्व क्या है कि सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक यहाँ पे लागू करता है। यानी लोक प्रशासन क्या कर रहा है कि सरकार के द्वारा जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उनको यहाँ पे सफलतापूर्वक जनता के पास यहाँ पे पहुंचा रहा है, नागरिकों तक यहाँ पे पहुंचा रहा है। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला महत्व कि नागरिकों को यहाँ पे आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराता है। यानी लोक प्रशासन यहाँ पे आपको नागरिकों के लिए जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं, ठीक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सारी चीजों को, इन सारी सेवाओं को यहाँ पे क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, यानी किसी भी प्रकार का अपराध होने से यहाँ पे रोकता है। किसी भी प्रकार का जो हिंसा जो है, या हम कह सकते हैं जो पूरा कानून व्यवस्था जो है उसे बनाए रखने का भी ये जो कार्य है वो करता है। वहीं अगला महत्व यहाँ पे क्या कहता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास को ये बढ़ावा देता है। यानी आपका प्रशासन को और व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ ये आर्थिक और सामाजिक विकास को भी यहाँ पे बढ़ावा देता है, उनके लिए राहत कार्य भी चलाता है, ठीक है। साथ में आपका लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, यानी कि ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार और जनता के बीच में भी ये अपना जो विश्वास जो है उसको यहाँ पे स्थापित करता है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि लोक प्रशासन किसी भी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की एक आधारशिला है। इसका उद्देश्य केवल सरकारी कार्यों का संचालन करना नहीं है, बल्कि जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना है। बदलते समय में डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता, जवाबदेही के कारण लोक प्रशासन का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक प्रभावी, ईमानदार और उत्तरदायी लोक प्रशासन ही यहाँ पे देश के समग्र विकास और सुशासन का आधार बनता है। यानी निष्कर्ष से हमें क्या समझ में आता है कि लोक प्रशासन जो है ना वो किसी भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की क्या है, एक आधारशिला है, एक फाउंडेशन है, ठीक है, एक नींव है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये सिर्फ सरकारी कार्य को चलाता नहीं है, बल्कि जनता के जीवन स्तर में भी सुधार लेकर आता है। समय के साथ जो भी आपकी बदलती डिजिटल तकनीकें हैं, जो भी पारदर्शिता है, जवाबदेही है, इन सब के कारण लोक प्रशासन का जो महत्व है वो आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक प्रभावी और ईमानदारी लोक प्रशासन ही देश के समग्र विकास को और जो आपका सुशासन जो है इसका आधार यहाँ पे बनता है।